तो अभी तक मुझे लगता था कि थानोस के पास यूनिवर्स की सबसे डेंजरस आर्मी है, लेकिन मैं गलत था। हमारे एक सुपर फैन है जिन्होंने मुझे पैराडूम्स के बारे में बताया। बेसिकली ये डीसी यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं और ये अपीयर हुए थे जस्टिस लीग डार्क एपोकलिप्स वॉर में। मैंने लॉकडाउन के समय ये मूवी देखी थी, लेकिन पैराडूम्स पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि तब ट्राइगॉन की ज्यादा बातें चल रही थी। बट पैराडूम्स बहुत ज्यादा ब्रूटल है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है पैराडीमंस और डूम्सडे का। अब पैराडीमंस को तो चलो जस्टिस लीग संभाल लेता है, लेकिन सिर्फ एक डूम्सडे सुपरमैन की बैंड बजा देता है। तो सोचो डूम्सडे लेवल बीइंग की एक एंटायर आर्मी किसी पर अटैक कर दे तो सामने वाले का क्या हाल होगा। सुपरमैन की लीडरशिप में जस्टिस लीग ने डार्क साइड पर अटैक कर दिया था, लेकिन तब वहाँ पैराडूम्स खड़े होते हैं और ये बहुत ब्रूटल तरीके से जस्टिस लीग मेंबर को कूट देता है। मेंबर्स की हालत इतनी खराब थी कि मैं गाइडलाइंस की वजह से बता भी नहीं सकता, इसलिए मैं आप सबको जस्टिस लीग डार्क एपोकलिप्स वॉर मूवी रेकमेंड करूंगा। लेकिन अब एमसीयू और डीसी यूनिवर्स में बहुत सारी आर्मीज एग्जिस्ट करते हैं और अब क्वेश्चन आता है कि क्या पावरफुल प्लैनेट्स और एलियंस की मैन पावर पैराडूम्स को बीट कर सकते हैं। इसी की बात आज हम करने वाले हैं, तो चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थैनोस की आर्मी की। अब थैनोस के पास यूनिवर्स की सबसे डेंजरस आर्मी थी, इसलिए कोई भी एम्पायर थैनोस से पंगे नहीं लेता था। थैनोस ने अपने आर्मी के भरोसे ना जाने कितने प्लैनेट्स की हाफ पॉपुलेशन को खत्म कर दिया। अब थैनोस के पास 3 टाइप की आर्मी है। पहली चित्तौरी, जिसे 2012 की फाइनल बैटल में देखा गया था और यहाँ हमें पता चला कि ये 6 फीट से लेकर 12 फीट के होते हैं। ये फिजिकली ह्यूमंस के कंपैरिजन में काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और चित्तौरी यूनिवर्स की सबसे इंटेलिजेंट रेस में से एक है, इसलिए इन्हें टेक्निकल नॉलेज के साथ वेपन चलाने की भी जानकारी होती है। इसके बाद आते हैं लेवाइथन, जो रेप्टाइल्स होते हैं। ये मास डिस्ट्रक्शन और एरियल अटैक्स में काम आते हैं और शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रैवल करना हो तो चित्तौरी इनको यूज करती है। पर अपने होम प्लेनेट पर लेवाइथन उड़ नहीं पाते। ऊपर से इनकी स्किन भी काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए थैनोस इनके लिए एक आर्मर डिजाइन करता है। साथ में इसके ऊपर एंटी ग्रेविटी प्लेट्स इंटीग्रेट कर देता है, जिसकी वजह से इतने हैवी होने के बाद भी उड़ पाते हैं। और फिर आते हैं आउटराइडर्स, जो थैनोस की एक माइंडलेस आर्मी है। इनमें सोचने समझने की एबिलिटी नहीं होती है, इन्हें बस ऑर्डर देना होता है और ये फिर कैसे भी करके अपने मिशन को पूरा करने में लग जाते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि इस बैटल में थैनोस की आर्मी पैराडूम्स को आउटनंबर कर दे, क्योंकि डार्क साइड को ज्यादा टाइम नहीं हुआ था डूम्सडे और पैराडीमंस के डीएनए को कंबाइन किए हुए हैं, इसलिए बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये काउंट वाइज थैनोस की आर्मी से मैच ना करे। लेकिन जो पैराडूम्स की स्ट्रेंथ है वो इजीली चित्तौरी, लेवाइथन्स और आउटराइडर्स को सरपास कर देती है। इनफैक्ट आउटराइडर्स से तो हाईली स्किल्ड ह्यूमंस और वाकांडियंस से निपट लेता है, इसलिए एक पैराडूम काफी है हजारों आउटराइडर्स को मारने के लिए। लेवाइथन्स बड़े जायंट्स है जिनके ऊपर मेटल प्लेटिंग है, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं होने वाला क्योंकि डूम्सडे की स्ट्रेंथ इजीली लेवाइथन को टेक डाउन कर सकते हैं। और रही बात चित्तौरी की, तो ये भी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी वाइज ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, पर ये काफी इंटेलिजेंट रेस है, तो हो सकता है ये प्रेप टाइम लेकर पैराडूम्स को कमजोर करने का रास्ता ढूंढ निकाले। लेकिन आज तक हमने चित्तौरी को कभी प्रिपेयर होकर किसी बैटल में जाते हुए नहीं देखा, इसलिए हम डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते कि चित्तौरी टेक की हेल्प से पैराडूम्स को बीट कर सकती है। इसलिए पैराडूम्स थैनोस की आर्मी को इजीली टेक डाउन कर सकते हैं। अब सिनेमैटिक यूनिवर्स में तो बहुत सी आर्मीज हमें देखने मिल जाती है और अगर हम सबको कंपेयर करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी बन जाएगी। इनफैक्ट कुछ आर्मीज तो कंपेयर करने के लायक भी नहीं है, जैसे हाइड्रा आर्मी, शील्ड फोर्सेस, ओलंपियन आर्मी और सोल ईटर्स। ये सब बिलो एवरेज है, इसलिए हम सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे जो एटलीस्ट प्लैनेटरी लेवल पर थोड़े रेप्यूटेड है, जैसे एसगार्डियन आर्मी। अब आज की डेट में तो एसगार्डियन आर्मी की बैंड बच चुकी है। इनके इतने बुरे दिन चल रहे हैं कि अब ये बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं फ्यूचर फाइट्स के लिए। पर रैग्नारोक से पहले एसगार्डियन से कोई पंगा नहीं लेता था क्योंकि ये थे ही इतने पावरफुल। 9 रियल्म्स में सिर्फ इनकी चलती थी और अगर ओडिन हेला की बात सुन लेता तो एसगार्डियंस यूनिवर्स को भी कॉन्कर कर लेते। इवन थैनोस जैसे भी एसगार्डियन से पंगे नहीं लेते थे। पर एसगार्डियन आर्मी में मेल फोर्सेस थे, फिर 10,000 वैल्करीज थी जो मेल आर्मी से भी ज्यादा ब्रूटल तरीके से फाइट करते हैं, और फिर वॉरियर्स 3 लेडी सिर्फ जैसे 9 रियल्म्स के बेस्ट वॉरियर भी देखने मिल जाते हैं। अब हर एक एसगार्डियन वॉरियर काफी ज्यादा ट्रेंड और पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ कैरी करता है, इसलिए काफी अच्छे फाइट करते हैं और अगर कोई एनिमी ज्यादा पावरफुल हो तो ये टीम अप भी कर लेता है। पर पैराडूम्स एसगार्डियंस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। डूम्सडे की स्ट्रेंथ सुपरमैन को भी सरपास करती है, इसलिए अगर एसगार्डियन टीम अप करते हैं तब भी वो हर एक पैराडीमन से फाइट नहीं कर पाएंगे। अगर हम यहाँ ओडिन को लेते तो बात अलग थी, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ आर्मीज की बात कर रहे हैं और ओडिन के बिना एसगार्डियन आर्मी इतनी कैपेबल नहीं है कि वो पैराडूम्स को मार पाए। पैराडूम्स इजीली जस्टिस लीग के सबसे पावरफुल मेंबर्स को कूट देते हैं, जिनके सामने एसगार्डियन आर्मी कुछ नहीं है, इसलिए फीट वाइज पैराडूम्स ज्यादा बेटर है। सो हाँ, पैराडूम्स एसगार्डियंस को बीट कर देंगे। डार्क एल्फ आर्मी। अब डार्क एल्फ मेलिगेथ की आर्मी थी और ये यूनिवर्स की सबसे पुरानी फोर्सेस में से एक है। अब डार्क एल्फ में 2 टाइप्स के बीइंग देखने मिल जाते हैं। पहले ह्यूमन साइज के एल्फ होते हैं और अगर कोई दूसरा कर्स स्टोन को क्रश कर देता है तो कर्स बन जाता है। ये इतने पावरफुल होते हैं कि म्यूनियर के डायरेक्शन को बीच हवा में चेंज कर देता है और साथ में प्री-अवेकन थॉर को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। पर जो नॉर्मल डार्क एल्फ होते हैं उनके पास स्लाइटली एनहांस स्ट्रेंथ होती है, टाइम आने पर ह्यूमंस भी इन्हें मार गिरा सकते हैं, इसलिए ये तो कभी भी पैराडूम्स को बीट नहीं कर सकते। ये बात अलग है इनके पास ब्लैक होल ग्रेनेड्स होते हैं, तो शायद ये कुछ पैराडूम्स को ब्लैक होल का
शिकार बना सकते हैं, लेकिन अगेन इनका रेडियस काफी कम है तो पैराडूम्स इसे ओवरकम कर सकते हैं। और रही बात कर्स की, तो सारे डार्क एल्फ कर्स नहीं बन सकते। हजारों एल्फ में कोई एक ऐसा होता है जिसके पास इतनी विल पावर होती है कि वो कर्स की एनर्जी को सह पाए। इसलिए अगर सारे एल्फ कर्स स्टोन को क्रश कर देते हैं तब शायद ये 100-200 कर्स में ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे। और अगर ये म्यूनिर के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं तो पैराडूम्स को भी बराबरी की टक्कर दे सकता है। बट अगेन कर्स की पॉपुलेशन काफी कम है पैराडूम्स के कंपैरिजन में, इसलिए कर्स आउटनंबर्ड हो जाएंगे और आखिर में पैराडूम्स के हाथों मारे जाएंगे। नोवा कॉर्प्स। अब नोवा कॉर्प्स इंटरगैलेक्टिक मिलिट्री और पुलिस फोर्स होती है जो प्लैनेट जेंडार के हेडक्वार्टर से ऑपरेट करते हैं। नोवा कॉर्प्स को हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में देखा था, जहाँ ये रोनन से भिड़ जाता है और ये सब प्राइम नोवा के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। अब नोवा कॉर्प्स में कोई भी मेंबर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ पोजेस नहीं करता, इसलिए इन्हें हेविली रिलाई करना पड़ता है अपने टेक्नोलॉजी पर। और नोवा कॉर्प्स ज्यादातर स्पेस मिशन को देखती है, इसलिए स्टारशिप का यूज करते हैं अपने एनिमी पर अटैक करने के लिए। अब जैसा कि मैंने पहले बताया, नोवा कॉर्प्स में कोई भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ पोजेस नहीं करता, इसलिए अगर ये बिना टेक्नोलॉजी के किसी ग्रुप से फाइट करता है तो एक सुपर ह्यूमन 100-200 नोवा कॉर्प्स को तो इजीली मार देगा। ऊपर से नोवा कॉर्प्स के पास हमें ऐसी वेपनरी देखने नहीं मिली जिससे पैराडूम्स को कुछ होने वाला है। थानोस के पास पैराडूम्स जितनी पावरफुल आर्मी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने जेंडार पर अटैक कर दिया और पावर स्टोन को छीन लिया। इसलिए अगर पैराडूम्स नोवा कॉर्प्स पर अटैक करते हैं तो वो सिर्फ स्टारशिप के भरोसे रहकर ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकते। और यहाँ पैराडूम्स को जीतने के लिए सिर्फ स्टारशिप्स को डिस्ट्रॉय करना है, इसलिए पैराडूम्स नोवा कॉर्प्स को बीट कर देंगे। सब अल्ट्रॉन्स। अब ह्यूमैनिटी को बीट करने के लिए और एवेंजर्स से निपटने के लिए अल्ट्रॉन्स ने सब अल्ट्रॉन्स को बनाया था, जो अल्ट्रॉन से इंटरनेट के जरिए कनेक्टेड होता है। पर हम सब ने देखा है कि हल्क के सामने इन रोबोट्स की ज्यादा नहीं चल रही थी और पैराडूम्स की आर्मी इनके सामने खड़ी हो गई, तो ऐसा समझो कि ये रोबोट हल्क से भी पावरफुल मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है। इसलिए जिन रोबोट को हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था वो इतने कैपेबल नहीं है कि पैराडूम्स को बीट कर सके। हाँ, कुछ कंडीशंस है जहाँ सब अल्ट्रॉन्स की चल सकती है, जैसे अगर अल्ट्रॉन को क्रिप्टोनाइट मिल जाए तो सब अल्ट्रॉन्स में मॉडिफिकेशन करके उन्हें एक पैराडूम किलिंग मशीन बना सकता है। और पैराडूम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी की बेसिक नॉलेज भी लैक करते हैं, इसलिए भले ही ये सब अल्ट्रॉन्स की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन आखिर में अल्ट्रॉन इंटरनेट से कनेक्टेड होने की वजह से इरेज नहीं होने वाला। इसलिए अल्ट्रॉन पैराडूम्स को स्टडी करके ऐसे सब अल्ट्रॉन्स की आर्मी बना सकता है जो इन मॉन्स्टर्स को बीट कर दे। वकांडियंस। अब वकांडा आर्मी छोटी मोटी बैटल तो लड़ती रहती है, लेकिन ये इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी बड़ी बैटल का हिस्सा बन चुके हैं। अब वकांडियंस में मेल और फीमेल दोनों देखने मिल जाता है और इन्हें बचपन से ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। और फीमेल फोर्सेस में एलाइट क्लास होता है जिन्हें डोरा मिलाजे भी कहा जाता है। ये इतने स्किलफुल होते हैं कि ये वकांडियन किंग के बॉडीगार्ड्स का रोल भी प्ले करता है। अब वकांडियंस आर्मी अपने वाइब्रेनियम की वजह से काफी पावरफुल बन जाता है, जिसमें से ज्यादा क्लोज रेंज वेपन यूज करते हैं जैसे एनर्जी स्वॉर्ड्स, शील्ड और स्पीयर। लेकिन पैराडूम्स की बात अलग है। वकांडियन आर्मी भले एडवांस वेपनरी यूज करती है, लेकिन आखिर में वो सब बस ह्यूमंस है जिनके पास लिमिटेड स्ट्रेंथ और स्टेमिना है। और ऊपर से वकांडियन आर्मी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए अगर कभी पैराडूम्स वकांडा पर अटैक कर देते हैं तो कुछ मिनट्स के लिए वकांडियंस अपने टेक्नोलॉजी से इन्हें रोक सकता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सुपरमैन अकेला काफी है अर्थ के एंटायर ह्यूमैनिटी को खत्म करने के लिए, और डूम्सडे उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और हम यह बात करें डूम्सडे के डीएनए से बने एंटायर पैराडूम्स के बारे में, इसलिए वकांडियंस आर्मी भी बुरी तरीके से मारी जाएगी पैराडूम्स के आगे। टैलोकैन। अब टैलोकैन वॉरियर्स को हमने वकांडा फॉरएवर में देखा था, ये नेमोर की आर्मी है, लेकिन अगर हम टैलोकैन को वकांडा से कंपेयर करें तो टेक्नोलॉजी और वेपन वाइज काफी पीछे रह गए ये लोग। सिर्फ कुछ टैलोकैन वॉरियर्स के पास एनहांस स्ट्रेंथ होती है, बाकी सब ह्यूमन लेवल स्ट्रेंथ ही कैरी करते हैं, बस इनका हीलिंग फैक्टर काफी अच्छा होता है। पर वेपन्स में भी ये ज्यादा खास नहीं है, ज्यादा से ज्यादा इनके पास एक स्पेयर देखने मिल जाता है और वाटर बॉम्ब्स। पर अब क्योंकि टैलोकैन एक अंडर वाटर रेस है, इसलिए इनकी आर्मी में लिमिटेड अमाउंट ऑफ लोग है। ऊपर से इनके वेपन्स इतने एडवांस नहीं है कि पैराडूम्स को मार पाए। वैसे टैलोकैन अभी के लिए सिर्फ एक मूवी में अपीयर हुए हैं, इसलिए इनके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। हो सकता है इनके पास भी बेटर वेपनरी और पावरफुल वॉरियर्स और क्रिएचर्स हो, लेकिन अभी के लिए टैलोकैन के पास ऐसी कोई फीट्स नहीं है जिसे देखकर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये लोग पैराडूम्स को बीट कर सकते हैं, इसलिए पैराडूम्स यहाँ पर जीत जाएंगे। सोवरन्स। अब सोवरन्स एडम वॉरलॉक की मदर की आर्मी थी। आजकल ये लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन ये बायोलॉजिकली नहीं जेनेटिकली इंजीनियर्ड होते हैं, इसलिए इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। और सोवरन के हिसाब से वो अपने आप में काफी स्पेशल होते हैं, इसलिए वो डायरेक्टली किसी से फाइट नहीं करते। एक तो किसी दूसरे को हायर करते हैं मॉन्स्टर या एलियन से बैटल करने के लिए, नहीं तो ड्रोन्स का यूज करते हैं स्पेस मिशन के लिए। इन ड्रोन्स में वेपन्स भी देखने मिल जाते हैं और ये अपनी किंगडम में बैठकर इसे कंट्रोल कर सकते हैं। पर पैराडूम्स की पावर लेवल को देखते हुए सिर्फ 2 पैराडूम्स बहुत है सोवरन्स के एंटायर रेस को खत्म करने के लिए। एक पैराडूम इनके सारे ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर देगा और दूसरे इनकी रेस को। सोवरन स्पेशल हो गए, लेकिन वो पावरफुल नहीं है, इसलिए सोवरन्स हार जाएंगे पैराडूम्स के सामने। कामरताज। अब कामरताज में ऐसी कोई डेडिकेटेड आर्मी नहीं है, लेकिन जब वंडा अमेरिका चावेज़ को लेने आई थी तब कई सारे मैजिक यूजर्स इकट्ठा हो गए थे उसे रोकने के लिए। इनका एक ही काम था कि कैसे भी करके स्कारलेट विच को रोकना हो, और ये भी उनसे नहीं हुआ।
पर इस ग्रुप में कोई भी परफेक्ट वॉरियर नहीं है। इसमें से बहुत सारे सोर्सरर्स अभी तो मैजिक सीख रहे हैं, सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज, वोंग और कुछ हायर अप्स अच्छे से मैजिक यूज कर सकते थे। इसलिए जब पैराडूम्स कामरताज पर अटैक करेंगे तो इन न्यूबीज से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अगर वोंग या फिर कोई दूसरा हायर लेवल सोर्सरर वहां पर मौजूद हो तो वो कुछ पैराडूम्स को डायमेंशन में कैद कर सकता है, लेकिन पैराडूम्स की आर्मी को बीट करना अभी के लिए इम्पॉसिबल है कामरताज के लिए। अमेजोन्स। अब अमेजोन फीमेल वॉरियर रेस है और इसी रेस से वंडर वुमन भी बिलोंग करती है। अब अमेजोन्स दिखती तो नॉर्मल ह्यूमन की तरह है, लेकिन इनके पास एनहांस स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी होती है। ऊपर से ये बचपन से ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं, इसलिए इन्हें कई सारे वेपन्स चलाने भी आते हैं। पर अमेजोन्स और पैराडूम्स का कोई कंपैरिजन नहीं है। बेसिकली वंडर वुमन अमेजोन्स में सबसे पावरफुल है और सबसे पावरफुल वेपन भी इसी के पास देखने मिलता है। फिर भी वंडर वुमन की एक नहीं चली पैराडूम्स के सामने, इनफैक्ट उसने अपना एक हाथ भी खो दिया था। तो जब स्ट्रॉन्गेस्ट अमेजोनी इनके सामने हार गई तो बाकी फीमेल वॉरियर्स की जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए अमेजोन्स भी यहाँ पर हार जाएगी। एटलांटिस आर्मी। अभी आर्मी एक्वामैन की है। वैसे एक्वामैन 5 सेकंड भी नहीं टिक पाया था पैराडूम्स के सामने, लेकिन एटलांटिस अंडर वाटर की सबसे बड़ी मिलिट्री आर्मी है। इनके पास एलाइट सोल्जर है जो एक्वेटिक आर्मर पहनकर फाइट करते हैं और लॉन्ग रेंज अटैक्स के लिए इनके पास हाइड्रोपल्स, राइफल्स और स्वॉर्ड्स होती है। फिर आते हैं नेवल फोर्सेस, जिनमें हैवी वेपनरी के साथ शार्क्स और बड़ी मॉन्स्टर्स आते हैं। अब एटलांटिस की आर्मी वैसे तो बहुत बड़ी है, लेकिन इनके बारे में ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। पर पैराडीमंस जो पैराडूम्स के डिग्रेडेड वर्जन है वो काफी इजीली अंडर वाटर फाइट कर पाते हैं, और अगर हम एटलांटिस के बेस्ट फाइटर्स को हटा दे तो पैराडीमंस ही इजीली किसी भी एटलांटियन वॉरियर को मार गिरा सकता है। और हम बात कर रहे हैं पैराडूम्स की। बेसिकली एटलांटिस के वेपन्स डूम्सडे जैसे मॉन्स्टर को टेक डाउन करने के लिए नहीं बने हैं। इनफैक्ट जिस लेवल की स्ट्रेंथ पैराडूम्स कैरी करते हैं, अगर सिर्फ 10 पैराडूम्स भी एटलांटिस में डार्क साइड छोड़ दे तो वो एंटायर 7 सीज में रहने वालों का एग्जिस्टेंस बिटा देंगे, इसलिए एटलांटिस आर्मी भी यहाँ पर हार जाएगी। फ्रोस्ट जायंट। अब फ्रोस्ट जायंट वो रेस है जहाँ से लोकी बिलोंग करता है। वैसे तो एसगार्डियंस का काम होता है इन्हें प्रोटेक्ट करना, लेकिन इन दोनों रियल्म्स में कई सेंचुरीज से बैटल चल रही है। अब फ्रोस्ट जायंट के पास आइस को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी होती है और इनकी स्ट्रेंथ एसगार्डियन से मैच करती है। इनफैक्ट फ्रोस्ट जायंट किंग इतना कैपेबल था कि उसने ओडिन की एक आग को डैमेज भी कर दिया था। अब फ्रोस्ट जायंट के पास मेंबर्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन पैराडूम्स ने सुपरमैन जैसो को बीट किया है, जो किसी भी फ्रोस्ट जायंट से ज्यादा पावरफुल है। इनफैक्ट प्री-अवेकन थॉर, जिसने अपनी पावर्स को अभी तक ठीक से डिस्कवर भी नहीं किया था, उसके सामने फ्रोस्ट जायंट काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। इसलिए अगर इनकी बैटल फ्रोस्ट जायंट के प्लैनेट पर होती है तो शायद फ्रोस्ट जायंट आइस मैनिपुलेट करके कुछ देर के लिए पैराडूम्स को स्लो डाउन कर सकता है। बट पैराडूम्स के पास बेटर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और रेंटलेस पावर्स है, जो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद फ्रोस्ट जायंट को ओवरपावर कर देंगे। अब फ्रोस्ट जायंट स्ट्रेंथ जरूर लैक करता है, लेकिन इस प्लैनेट पर बिलियंस ऑफ जायंट्स रहता है, इसलिए पैराडूम्स को शायद कई महीने लग जाएंगे इन्हें बीट करने के लिए। लेकिन ये बात साफ है कि आखिर में जितना पैराडूम्स को ही है। लेकिन इसी के साथ आज का कंपैरिजन यही खत्म होता है। अब पॉसिबल है कि मैंने कुछ आर्मीज को ऐड ना किया हो, लेकिन जिन्हें मैंने मेंशन नहीं किया वो ऑलरेडी इतने कैपेबल नहीं है कि पैराडूम्स को मार दे। लेकिन अब आप आपकी ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।